हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आप सभी के हाल चाल बहुत 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 ही लाजवाब और बहुत ही शानदार बेमिसाल होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग अपने थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आईसीआई स्टडी मैट के सेट ए का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में आपने इसके सारे के सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए थे और आपने देखा था कि इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे थे जो बहुत ज्यादा लेंथी थे। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें सेट ए की, तो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका बेसिक क्लियर होगा, तो इस पूरी एक्सरसाइज को करने में मुश्किल से मुश्किल आपको आधा घंटा लगेगा। ठीक है ना। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं विद रीजन देता जाऊंगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ उसी क्वेश्चन की वीडियो को आप देखिएगा, बाकी सारे पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। अगर आपने मेरे से लेक्चर्स ले रखे हैं तो आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं आएगा, ये 100% गारंटी है। लेकिन अगर किसी और फैकल्टी से आप पढ़ चुके हैं तो भी आपको कोई टेंशन नहीं है, हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में आपको देता चला जाऊंगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज सेट ए थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि सर, अ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सर, एग्जिस्ट नहीं, क्यों नहीं करेगा? ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन किस में एग्जिस्ट करता है? सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में एग्जिस्ट करेगा। भाई, जब कभी भी किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को आप करें और वो इतना ज्यादा एक्सपेंडेड हो जाए कि उसके अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो जो कि आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, माने वो एक्सपेरिमेंट आपका सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में एग्जिस्ट करता हो, तो उस कंडीशन में किसी भी रैंडम वेरिएबल, किसी भी मास फंक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। दोस्तों, बात समझ में आ गई? तो हमेशा याद रखिएगा, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट इन थ्योरी, इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व प्रैक्टिकली। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी। भाई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो सकता है डिस्क्रीट हो सकता है कॉन्टिन्यूस हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सर आइदर ए और बी। आइदर डिस्क्रीट हो सकता है और कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, एन इंपॉर्टेंट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बेसिकली दो डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं, जिसमें एक तो होता है बाइनोमियल और दूसरा होता है पॉइजन। और कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसमें दो डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं, एक होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब ये पूछ रहा है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा? सर, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और एन इंपॉर्टेंट कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा? सर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो गई बात? चलिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जी सर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है पैरामीटर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। सर, पैरामीटर हमेशा एक कैरेक्टरिस्टिक किसकी होगी? पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन का मतलब यह जनसंख्या से नहीं है। भाई, कोई भी एक्सपेरिमेंट जो आप कर रहे हैं उसके अंदर जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं, जितने भी इवेंट जनरेट हो रहे हैं, उनका मीन, उनका प्रपोर्शन और उनका वेरिएंस, ये तीनों के तीनों क्या कहलाते हैं? पैरामीटर कहलाते हैं। भाई, आपने देखा होगा, अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर होते थे, एक एन और एक पी। एन इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड पी इज द चांस ऑफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसमें एक ही पैरामीटर होता था, कौन सा? सर, मीन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसमें दो पैरामीटर होते थे, एक मीन और एक वेरियंस। तो जो पैरामीटर है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया? पॉपुलेशन। एन एग्जाम्पल ऑफ पैरामीटर इज, सर क्या होगा? सर, सैंपल मीन होगा, पॉपुलेशन मीन होगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? सर, पॉपुलेशन मीन होगा। अभी हमने बात करी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, a trial is an attempt to make something possible, make something impossible, prosecute an offender in a court of law, नहीं, produce an outcome which is neither certain nor impossible।
भाई सीधी सीधी बात है, कोई भी ट्रायल, कोई भी एक्सपेरिमेंट किसी कहेंगे, कोई भी काम जो एट रैंडम किया जाए जिसका कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा, लेकिन रिजल्ट क्या होगा, अननोन होगा, दैट इज नोन टू बी द एक्सपेरिमेंट और द नोन एज ट्रायल। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया सर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें सर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बर्नौली ट्रायल्स। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है सर, कैरेक्टरिस्टिक ईच ट्रायल इज एसोसिएटेड विद द जस्ट टू पॉसिबल आउटकम्स। ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, ट्रायल्स आर इनफाइनाइट, बोथ ए एंड बी। मेरे हिसाब से बोथ ए एंड बी होना चाहिए। भाई जितने भी आउटकम जनरेट होंगे सिर्फ दो ही पॉसिबल होंगे, या तो सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगा, और जो भी आउटकम जनरेट होंगे वो सब एक दूसरे से क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, किसी एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, क्या होता है, NCX p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। ये हो गया सर बी वाला आंसर, NCX p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ x इज अ बाइनोमियल वेरिएबल विद द पैरामीटर n एंड p। एक बाइनोमियल वेरिएबल है जिसमें दो पैरामीटर है n और p। n इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड p इज द चांस ऑफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल। देन x कैन एज्यूम, x की वैल्यू कहां से एज्यूम करेंगे सर, 0 से एज्यूम करेंगे। x की वैल्यू कहां से एज्यूम करेंगे, 0 से एज्यूम करेंगे, और कहां तक एज्यूम करेंगे, n तक एज्यूम करेंगे। तो एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड any value between 0 and both inclusive, any whole number between 0 and both inclusive, ये वाला आंसर हो जाएगा। भाई कोई भी वैल्यू 0 और n के बीच में जो कि क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए, क्योंकि NCX की बात करें तो n और x ये दोनों वैल्यू कैसी होनी चाहिए, होल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए। बात समझ में आ गई, तो 0 और n के बीच में कोई सा भी होल नंबर, और दोनों इंक्लूड हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नेवर सिमेट्रिकल। नहीं सर, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो सकता है, लेकिन कब, जब p की वैल्यू 1/2 हो और q की वैल्यू 1/2 हो। नेवर सिमेट्रिकल, नेवर पॉजिटिवली स्क्यू, नेवर नेगेटिवली स्क्यू। सिमेट्रिकल व्हेन p इक्वल्स टू 0.5 या 1/2, जब चांस ऑफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल 1/2 हो, 50% हो, और चांस ऑफ सक्सेस इन सिंगल, वो चांस ऑफ अनसक्सेस इन सिंगल ट्रायल भी 50% हो, तो उस कंडीशन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू से ही सिमेट्रिकल होता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिमेट्रिकल का कोई केस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 सर कह रहा है द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। भाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन किसके बराबर होता है, NP के, और स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होता है, √NPQ के। वेरिएंस किसके बराबर होता है, NPQ के। और वेरिएंस मैक्सिमम कब होगा, जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल का मतलब जब p की वैल्यू 1/2 हो, q की वैल्यू 1/2 हो, तो उस कंडीशन में वेरिएंस क्या होता है, मैक्सिमम किसके बराबर होता है, n/4 के। हाँ, द वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसके बराबर होगा, NPQ के। अब Q तो दे नहीं रखा यहां पे, जरा ध्यान से देखिए, यहां NP स्क्वायर 1 - q दे रखा है, अंडर रूट से तो कोई मतलब नहीं। इसको देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मतलब क्या हुआ, n और q, और 1 - q को हम p लिख सकते हैं, 1 - q को हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। तो ये कंफ्यूज करने के पर्पज से दिया गया है। तो वेरिएंस हमारे हिसाब से क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है √NPQ। तो वेरिएंस क्या होगा, NPQ। तो यहां पे इन्होंने p की जगह 1 - q लिख दिया है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, NQ और ब्रैकेट में 1 - q। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सर एन एग्जाम्पल ऑफ अ बाय पैरामेट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको बताया डिस्क्रीट के लिए दो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक बाइनोमियल और एक पॉइजन। तो वो कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या होगा, बाइनोमियल होगा, पॉइजन होगा, नॉर्मल होगा, या बोथ ए एंड बी होगा। मैंने अभी आपको बताया बोथ ए एंड बी होगा, या तो बाइनोमियल लगेगा या फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड मॉड आर
मीन और मॉड क्या होते हैं? आर इक्वल, नहीं सर इक्वल नहीं होते। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन तो होता है एनपी के बराबर, लेकिन मॉड में दो केसेस बनते हैं, होता एनपी के बराबर ही है, लेकिन अगर एनपी की वैल्यू एक होल नंबर में आएगी तो हम -1 करेंगे, और पॉइंट्स में आएगी तो पॉइंट वाले पार्ट को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये कभी भी इक्वल नहीं होते। ये इक्वल कब होंगे? जब पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी? 1.5 के बराबर होगी। तो आर इक्वल व्हेन क्यू इक्वल्स टू 0.5। बात समझ में आ गई? तो सिमेट्रिकल का केस बन जाएगा। सिमेट्रिकल के केस में मीन, मीडियन, मॉड तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, the mean of the binomial distribution is always more than its variance। भाई हमेशा मीन जो होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या वेरिएंस से बड़ा होगा? इज इक्वल्स टू वेरिएंस होगा, लेस देन वेरिएंस होगा, या ऑलवेज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन होगा? भाई अगर हम बात करें एन की वैल्यू ले ले हम, एन की वैल्यू ले ले हम 10, पी की वैल्यू हम ले ले 1/3, क्यू की वैल्यू कितने आ गए? 2/3। तो जरा देखिए, अगर मैं मीन की बात करूं तो मीन हो जाएगा n इंटू पी माने 10/3, और स्टैंडर्ड वेरियंस कितना हो जाएगा? वेरियंस हो जाएगा npq माने 10 टू द 20/9। जरा चेक करिए ये कितना आएगा? ये आएगा 3.33, और ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 20/9, 20/9, 2.22। माने ये वैल्यू, वेरिएंस की वैल्यू क्या आ रही है? कम आ रही है। किससे? मीन से। तो मीन इज ऑलवेज लेस देन, वो मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस, ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। माने मीन जो होगा वो हमेशा वेरिएंस से क्या होगा? बड़ा होगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देयर में बी। भाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक मॉड भी हो सकता है, दो मॉड भी हो सकते हैं। मैंने आपको बताया मॉड किसके बराबर होता है? एनपी के बराबर होता है। अगर एनपी की वैल्यू होल नंबर में आएगी तो हम -1 कर देंगे, लेकिन अगर पॉइंट्स में आएगी जैसे 47.3 तो पॉइंट वाले पार्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों यूनिमॉडल और बाय मॉडल होते हैं, यूनिमॉडल और बाय मॉडल होते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया डी। ठीक है ना? इसका आंसर क्या हो गया? यूनिमॉड, एक मॉड भी हो सकता है और दो मॉड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेरिएंस। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, भाई हमेशा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो वेरिएंस होता है वो किसके बराबर होता है? एनपीक्यू के। वेरिएंस किसके बराबर होता है? वेरिएंस बराबर होता है एनपीक्यू के। वेरिएंस बराबर होता है एनपीक्यू के, और ये वेरिएंस मैक्सिमम होगा। ये वेरिएंस मैक्सिमम होगा कब? जब p की वैल्यू 1/2 हो और q की वैल्यू भी 1/2 हो। जब p की वैल्यू 1/2 हो और q की वैल्यू 1/2 हो तो उस केस में वेरिएंस क्या होता है? मैक्सिमम। तो जरा 1/2 लगाइए तो कितना आ जाएगा? n/4। माने मैक्सिमम वेरिएंस किसके बराबर होगा? n/4 के बराबर होगा। मैक्सिमम वेरिएंस किसके बराबर होगा? n/4 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द मेथड यूजली अप्लाइड फॉर फिटिंग अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर नहीं, मेथड ऑफ मूवमेंट नहीं, मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यस, ठीक है ना भाई? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आपको किसी भी जगह लगाना है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? टोटल उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी इवेंट्स ऑकर हो रहे हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी को आप क्या कर रहे हो? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। दैट इज नोन टू बी द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच वन इज नॉट अ कंडीशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। याद करिए, अगर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना है तो कंडीशन ये होती है कि व्हेन n टेंड्स टू इनफाइनाइट, TENDS टेंड्स माने जब n की वैल्यू अप्रोचेबल टू क्या हो? इनफाइनाइट हो, चांस ऑफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल टेंड्स टू 0 हो, बट मीन रिमेन्स फाइनाइट, तो उस कंडीशन में आप बाइनोमियल की जगह पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। ठीक, हाँ जी। तो अब इसके ऑप्शंस क्या रखे हैं? विच वन इज नॉट अ कंडीशन, इज नॉट अ कंडीशन। कौन सी कंडीशन नहीं है? पहला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सक्सेस इन अ स्मॉल इंटरवल इज कांस्टेंट, माने सक्सेस के चांसेस हमेशा कांस्टेंट रहे। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन नहीं है। जो मैंने बताया वो बाइनोमियल से पॉइजन में आने की कंडीशन है। भाई अगर आपको बाइनोमियल की जगह पॉइजन का यूज करना हो, ये कब पता लगेगा? जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो,
चांस ऑफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल टेंड्स टू 0 हो एंड मीन रिमेन्स क्या रहे, फाइनाइट रहे, तो उस कंडीशन में आप बाइनोमियल की जगह पॉइजन का यूज करेंगे। ये कह रहा है बताइए इसमें से कौन सी कंडीशन ऐसी है जो पॉइजन मॉडल के लिए फिट नहीं बैठती। तो पहली कंडीशन ऐसी है, क्यों? क्योंकि भाई चांस ऑफ सक्सेस स्मॉल इंटरवल के अंदर अगर कांस्टेंट हो गए तो फेलियर तो कभी बात ही नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। बाकी हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 आइए देखते हैं। विच वन इज यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन? भाई कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर पे डिपेंड करता है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर पे डिपेंड करता है जिसे बोलते हैं मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है, एक एन पे और एक पी पे, माने टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड चांस ऑफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें वो भी दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है, एक मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पे और एक वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? यूनिपैरामेट्रिक, जबकि बाइनोमियल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं? बाय पैरामेट्रिक, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा याद रखिएगा मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं। भाई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन किसके बराबर होता है? मीन इज इक्वल टू होता है एम के, और स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होता है? अंडर रूट एम के। तो जरा ये बताइए वेरिएंस किसके बराबर होगा? वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एम के। तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है जिसमें मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं? सर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये लिखा फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल, आंसर हो गया बी। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक मोड भी आ सकता है, दो मोड भी आ सकते हैं। भाई बाइनोमियल में भी एक मोड भी आ सकता है, दो मोड भी आ सकते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोथ आर यूनिमॉडल और बाइमॉडल, यूनिमॉडल और बाइमॉडल। डी। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक? नहीं सर, सिमेट्रिक कभी नहीं होगा। ऑलवेज स्क्यूड, पॉजिटिव स्क्यू, ऑलवेज नेगेटिव स्क्यू। सिमेट्रिक ओनली व्हेन m इक्वल्स टू 2। यस, सिमेट्रिक तब होगा जब मीन कितने के बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। तो उस कंडीशन में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर n and p कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन विच पैरामीटर m इक्वल्स टू np। बिल्कुल सही है। देखिए वही वाली कंडीशन आ गई, व्हेन n टेंड्स टू इनफाइनाइट चांस ऑफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल टेंड्स टू 0 बट np माने मीन रिमेन्स फाइनाइट, देन वी यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टेड ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जरा देखिए, ये पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। सर व्हेन n टेंड्स टू इनफाइनाइट p टेंड्स टू 0 बट मीन रिमेन्स फाइनाइट, तो आंसर क्या होगा इसका? डी। आंसर क्या होगा इसका? डी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है फॉर पॉइजन फिटिंग टू एन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी इक्वेट द पॉइजन पैरामीटर टू द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वी इक्वेट द पॉइजन पैरामीटर टू द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं सर, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करने के लिए हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर की रिक्वायरमेंट रहती है, क्या? मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पता है तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आप किसी भी केस का आंसर निकाल सकते हैं, किसी भी मास फंक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए या कॉन्टिन्यूअस डेंसिटी फंक्शन के लिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 वो कह रहा है बताइए इसमें से कौन सा ऐसा है जो डेंसिटी फंक्शन नॉर्मल वेरिएबल के लिए काम करेगा। तो किसी भी एक्स मास फंक्शन की प्रोबेबिलिटी जो कि किसी डेंसिटी फंक्शन का पार्ट है, उसके लिए फॉर्मूला गॉसियन ने क्या दिया था? सिग्मा अंडर रूट 2 पाई e टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा? आंसर कौन सा होगा? और x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? सर माइनस, ये भी ठीक है। देखिए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये आ गया सर। देखिए 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई e टू द पावर माइनस लगा हुआ है, ये अपॉन, अच्छा सॉरी 2 सिग्मा स्क्वायर होना चाहिए, 2 सिग्मा स्क्वायर होना चाहिए।
तो माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, लेकिन आंसर होगा ये देखिए ना 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई, सिग्मा बाहर आना चाहिए, ये होगा सर आंसर बी। जरा चेक करिए 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई e टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, और ये कह रहे हैं एक्स की वैल्यू 0 टू इनफाइनाइट के बीच में लाई करेगी। हम माइनस इनफाइनाइट ले लेते, शायद वो गलत है, एक्स की वैल्यू रैंडम वेरिएबल 0 से इनफाइनाइट के बीच में लाई करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ये कह रहा है द टोटल एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व। भाई किसी भी नॉर्मल कर्व का जो टोटल एरिया होता है वो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक का टोटल एरिया क्या होता है, 1 होता है, ऑलवेज इक्वल्स टू 50% पहले लाई करता है, 50% बाद में लाई करता है। द टोटल एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व इज एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, या क्या होगा ओनली 1 होगा। भाई माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक का टोटल एरिया कितना होगा 1, तभी तो हम प्रोबेबिलिटी को 1 मान के चलते हैं, ठीक है ना। 30 द नॉर्मल कर्व इज ऑलवेज बेल शेप कर्व लुकिंग ऑलमोस्ट लाइक अ बेल, ठीक है ना। नेक्स्ट द नॉर्मल कर्व इज ऑलवेज सिमेट्रिकल, तभी तो मीन मीडियन मॉड तीनों एक ही जगह लाई करेंगे, मीन मीडियन मॉड तीनों एक ही जगह लाई करेंगे। एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व, अगर हम बात करें इस नॉर्मल कर्व के एरिया की, अगर हम बात करें इस नॉर्मल कर्व के एरिया की, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और यहां लिख दें 0, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 तक का जो एरिया है वो 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक का एरिया होगा, क्योंकि ये दो क्या होंगे, दो इक्वल पार्ट होंगे, ये क्या होंगे, दो इक्वल पार्ट होंगे। तो एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व माइनस इनफाइनाइट से लेके म्यू तक का एरिया कितना होगा 0.5, और म्यू से लेके प्लस इनफाइनाइट तक का एरिया भी कितना होगा 0.5, तो आंसर क्या होगा डी, आंसर क्या होगा डी। यहां मैंने 0 लग दिया है क्योंकि मैं इसमें z वेरिएट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। शुरुआत में क्या होता है, हम रैंडम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, आइए देखते हैं द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय। भाई कैसे देते हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन देना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x होना चाहिए, या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x होना चाहिए। सर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू x होना चाहिए। भाई x की वैल्यू x या x से बड़ी और इनफाइनाइट तक लाई करेगी, बात समझ में आ गई। तो ये दैट इज नोन टू बी द क्यूमुलेटिव। अगर ये होता सिंगल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता तो x इक्वल्स टू x होता, बात समझ में आ गई। द मीन एंड द मॉड ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑलवेज इक्वल, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और ऑलवेज इक्वल, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो उस कंडीशन में मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। भाई अगर हम बात करें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन डेविएशन बराबर होता है 0.8 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.8 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, या इसे 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी लिख सकते हैं, 0.8 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। The quartile deviation of a normal distribution with mean as 10 and standard deviation is 4। तो जो quartile deviation होता है वो होता है 0.675 into standard deviation, 0.675 into standard deviation। तो इसमें standard deviation कितना गिवन है 4, तो 0.675 into 4, 0.675 into 4, 0.675 into 4, 2.7, आंसर हो गया सी। फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आर। भाई देखिए याद रखिएगा, जहां कहीं भी वर्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आएगा, जहां कहीं भी वर्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आएगा तो उस कंडीशन में मीन तो होता है 0 और सिग्मा होता है 1। मीन तो होता है 0 और सिग्मा होता है 1। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन की वैल्यू होती है 0 और सिग्मा की वैल्यू होती है 1। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं सर, किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं वो म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा होते हैं। तो जरा म्यू की जगह 0 और सिग्मा की जगह 1 लगाइए, तो 0 माइनस 1 -1 एंड 0 प्लस 1 1, माने आंसर क्या आएगा -1 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है द सिंबल फाई ए का मतलब कहां से कहां तक के एरिया की बात होगी। भाई अगर मैं एक प्रोबेबिलिटी कर्व बनाऊं
और मैं आपको दे रहा हूं फाई ए, माने यहां तो 0 लाई करेगा और यहां कहीं ए लाई कर रहा है, तो फाई ए का मतलब कहां से कहां तक का एरिया, ये पूरा एरिया कहां से कहां तक का, माइनस इनफाइनाइट से लेके ए तक का एरिया, माइनस इनफाइनाइट से लेके कहां तक का एरिया, ए तक का एरिया। तो फाई ए इंडिकेट द एरिया ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू ए, 39 द इंटरवल म्यू माइनस 3 सिग्मा एंड म्यू प्लस 3 सिग्मा, मैंने ये क्लास में भी आपको बताया है और आपने कहीं ना कहीं पढ़ा भी जरूर होगा। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि म्यू माइनस 3 सिग्मा एंड म्यू प्लस 3 सिग्मा ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं, लेकिन किस केस में, इन द केस ऑफ 99.73% कॉन्फिडेंस लिमिट, इन द केस ऑफ 99.73% कॉन्फिडेंस लिमिट, माने अगर 100 में से माइनस करें तो सिर्फ 0.27% को छोड़कर बाकी अगर आप एरिया ले रहे हैं तो उस कंडीशन में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे म्यू माइनस 3 सिग्मा एंड म्यू प्लस 3 सिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है नंबर ऑफ मिसप्रिंट पर पेज ऑफ अ थिक बुक। अब एक बुक है जिसमें 1000 पन्ने हैं, उसमें कितने मिसप्रिंट हो सकते हैं, इसके लिए आप कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे, बाइनोमियल नहीं लगा सकते क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा है। पॉइजन सर लगा सकते हैं और नॉर्मल तो कॉन्टिन्यूस के लिए बात होगी, तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होगा, सर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होगा क्योंकि ऑन एन एवरेज कुछ तो मिसप्रिंट रहे होंगे ना भाई, मीन तो फाइनाइट रहेगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इनफाइनाइट हो गए। चांस ऑफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल, माने एक पन्ने में कितनी गलतियां हों ये बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज एक बुक में कम से कम 10-15 गलतियां तो बैठेगी, तो उस कंडीशन में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट द रिजल्ट ऑफ ओडीआई मैचेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अरे वाह भाई, तो आप एक बार बताइए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 5 मैच हुए, माने एन की वैल्यू कितनी हो गई, 5। चांस ऑफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल, इंडिया के जीतने के चांसेस 80%, हारने के चांसेस 20%। तो इसके लिए तो हम क्या करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 द वेज ऑफ द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। अब किसी फैक्ट्री में कितने वर्कर्स काम करते हैं, बहुत सारे, लेकिन उनके वेजेस क्या होते हैं, हमेशा इंटरवल में लाई करते हैं। भाई 1000 से 5000 कमाने वाले कितने पर्सन है, 5000 से 10,000 कमाने वाले कितने पर्सन है, तो उस कंडीशन में इंटरवल आ गया ना, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल या डेंसिटी फंक्शन के लिए हम किसका यूज करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेट ए। एक्स एंड वाई आर 2 इंडिपेंडेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई क्या होगा, नॉर्मल ही होगा। अगर x और y दोनों के दोनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं तो इन दोनों का सम भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करेगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। लीजिए सर, सेट ए के तो सारे के सारे क्वेश्चन हमसे हो गए और मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था ये सारे के सारे क्वेश्चन थ्योरी के क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इनको करने में मुश्किल से मुश्किल आपको 20 से 25 मिनट मैक्सिमम टाइम लगेगा, मैक्सिमम, ठीक है ना। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हर क्वेश्चन आपके लिए एक नया क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करिए, अपने कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि ये सारे थ्योरी के क्वेश्चन कभी आपको याद ही ना करने पड़े, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सेट बी के साथ में। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।